श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां आपको पता हो कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आखिर होगा क्या? जैसे परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो, इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला हो, या फिर किसी रिश्ते में कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। उस समय हमारा दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता है, अब क्या होगा? महाभारत की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही बेचैनी से होती है। युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हजारों योद्धा तैयार हैं, और तभी एक राजा अपने सवाल के साथ सामने आता है, आखिर अब क्या होने वाला है? यही सवाल हमें ले जाता है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे श्लोक तक। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ तो धृतराष्ट्र को इतनी बड़ी चिंता किस बात की थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस एक सवाल से हम धृतराष्ट्र के मन की स्थिति को समझ सकते हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको इस श्लोक का सिर्फ अर्थ नहीं, बल्कि इसका एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेसन भी समझ आएगा जो आज की जिंदगी में बहुत काम आता है। तो पूरा दृश्य बहुत सिंपल है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार देखा। उसके बाद वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। तो दूसरे श्लोक का अर्थ है कि संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, उस समय जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित होकर खड़ा देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। ध्यान दीजिए, यह श्लोक अभी दुर्योधन की पूरी बात नहीं बताता। यह हमें केवल बताता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। और अगले श्लोक में वह क्या कहता है, वह और भी इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। राज्य को लेकर संघर्ष बढ़ता गया, बातचीत से समाधान नहीं निकला, और अंततः दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। एक तरफ पांडवों की सेना, दूसरी तरफ कौरवों की सेना। धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि में नहीं थे, क्योंकि वे देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि संजय, वहां क्या हो रहा है? पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने यही सवाल पूछा, और दूसरे श्लोक में संजय बताना शुरू करते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी और फिर द्रोणाचार्य के पास चला गया। यहीं से हमें दुर्योधन के मन को समझने का मौका मिलता है। इस छोटे से श्लोक में बड़ी बात क्या है? पहली नजर में यह श्लोक सिर्फ एक घटना बता रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने सामने पांडवों की सेना देखी, और उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। क्यों? क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध से पहले मन की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब इंसान किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़ा होता है, तो उसका असली माइंडसेट सामने आने लगता है। और दुर्योधन भी अब ऐसी ही स्थिति में था। सामने था युद्ध, सामने थी पांडवों की सेना, और अब उसके मन में जो विचार चल रहे थे, वे अगले श्लोकों में सामने आते हैं। यानी यह श्लोक युद्ध की शुरुआत से ज्यादा मन के अंदर चल रहे संघर्ष की शुरुआत है। अब सवाल है, हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, कल आपका बहुत बड़ा एग्जाम है। आपने किताब खोली, सामने 10 चैप्टर हैं। अचानक आपको पूरा सिलेबस बहुत बड़ा दिखाई देता है। आप सोचते हैं इतना सब कैसे होगा? फिर आप पढ़ने के बजाय फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, फिर एंजाइटी होती है, फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं, और पूरा समय इसी सोच में निकल जाता है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं? यही जगह है जहां गीता का यह सीन हमें एक सब्टल लेसन दिखाई देता है। बड़ी चुनौती सामने आने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया बहुत कुछ तय करती है। एक स्टूडेंट के लिए इस श्लोक का प्रैक्टिकल लेसन है, जब सिलेबस बड़ा दिखाई दे तो पूरी माउंटेन को मत देखो, पहला स्टेप देखो। आज केवल एक चैप्टर, फिर उसका एक टॉपिक, फिर उसके 20 क्वेश्चन, फिर अगले 20। यानी पूरी लड़ाई एक साथ जीतने की कोशिश मत करो। अपने सामने मौजूद अगला सही कदम पहचानो। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब कंफ्यूजन हो तो सही व्यक्ति से गाइडेंस लेना कमजोरी नहीं है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। आज के समय में स्टूडेंट अपने टीचर, मेंटर या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से गाइडेंस ले सकता है। अब इसे करियर में देखते हैं। आपकी कंपनी में प्रमोशन का कंपटीशन है। किसी कलीग को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरा, मुझे क्या इम्प्रूव करना है?
यही माइंडसेट फर्क पैदा करता है। दूसरों की सफलता देखकर परेशान होने के बजाय अपने अगले एक्शन पर ध्यान देना ज्यादा प्रोडक्टिव है। कैरियर में कंपटीशन हमेशा रहेगा, लेकिन असली बात यह है कंपटीशन देखकर आपका माइंड पैनिक करता है या स्ट्रेटजी बनाता है। बिजनेस में भी यही बात लागू होती है। आपने बिजनेस शुरू किया, एक कंपटीटर आपसे आगे निकल गया, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप सिर्फ डरेंगे तो डिसीजन खराब हो सकता है। अगर आप सिचुएशन को कामली देखेंगे तो शायद आपको नई स्ट्रेटजी दिखाई दे। मार्केट को देखकर घबराना और मार्केट को समझकर स्ट्रेटजी बनाना दो अलग चीजें हैं। चैलेंज देखकर इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय सिचुएशन को समझना सीखिए। अब रिलेशनशिप में देखिए, किसी ने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया, आपको गुस्सा आया, आप तुरंत रिप्लाई करना चाहते हैं, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लेकिन अगर आप 10 सेकंड रुक जाएं और सोचें असल समस्या क्या है, तो शायद पूरी बात बदल जाए। हम अक्सर सिचुएशन को देखकर तुरंत रिएक्शन देते हैं, लेकिन मैच्योर व्यक्ति सिचुएशन को देखकर पहले समझने की कोशिश करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी एक इम्पोर्टेंट आइडिया है। हम किसी सिचुएशन पर सीधे रिएक्ट नहीं करते, सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसका असर हमारे थॉट और बिहेवियर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट को डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर दिखाई देता है। एक स्टूडेंट सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, दूसरा सोचता है ठीक है पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। सिचुएशन वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, और इंटरप्रिटेशन बदलने से बिहेवियर बदल जाता है। गीता का पूरा संवाद भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाता है। बाहरी परिस्थिति हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन के सामने हमारा रेस्पॉन्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। लर्निंग और परफॉर्मेंस रिसर्च में यह बात बार बार दिखाई देती है कि स्ट्रेस और थ्रेट की स्थिति में हमारा ध्यान संकुचित हो सकता है। जब हमें कोई बहुत बड़ा और ओवरवेलमिंग लगता है तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। इसलिए बड़े टास्क को छोटे एक्शनेबल स्टेप में तोड़ना प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। उदाहरण, मुझे पूरी मशीन लर्निंग सीखनी है। यह थॉट ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन आज सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझना है, यह मैनेजेबल है। इसलिए प्रैक्टिकल लेसन है, बड़ी समस्या को छोटे अगले कदम में बदलो। मान लीजिए एक स्टूडेंट है अमन, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। एग्जाम में सिर्फ 60 ही दिन बचे हैं। उसने पूरा सिलेबस देखा और घबरा गया। उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। उसका दोस्त बोला तुम्हारे पास 60 दिन है, पूरी जिंदगी नहीं। दोनों ने मिलकर सिलेबस को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। हर दिन 3 छोटे टारगेट। पहले दिन परफेक्ट नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन 20 दिन बाद अमन को महसूस हुआ जिस सिलेबस को देखकर वह डर रहा था वही सिलेबस अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। समस्या एक दिन में खत्म नहीं हुई, लेकिन उसकी सोच बदल गई। और कई बार लाइफ में यही बड़ा बदलाव होता है। इस श्लोक को समझते समय एक गलती नहीं करनी चाहिए। यह कहना सही नहीं होगा कि दुर्योधन गुरु के पास गया इसलिए वह सही था। नहीं, किसी व्यक्ति का किसी टीचर या एडवाइजर के पास जाना अपने आप में उसके हर विचार को सही नहीं बना देता। यह श्लोक मुख्य रूप से घटना का वर्णन करता है। इससे हम प्रैक्टिकल लेसन निकाल सकते हैं, जैसे चैलेंजेस के सामने हमारी प्रतिक्रिया, गाइडेंस की जरूरत और मेंटल प्रिपरेशन। लेकिन इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को श्लोक का लिटरल मीनिंग समझना ठीक नहीं होगा। यानी हमें अलग रखना चाहिए श्लोक क्या कहता है और हम उससे जीवन में क्या सीख सकते। आज से जब भी कोई बड़ा चैलेंजेस सामने आए, 3 चीजें कीजिए। पहली की रुकिए, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। दूसरा, सिचुएशन को देखिए, असल समस्या क्या है। और तीसरा, अगला कदम तय कीजिए। पूरी जिंदगी का सॉल्यूशन एक साथ मत खोजिए, बस अगला सही कदम खोजिए। अब 3 गलतियां अवॉइड करें। पहली कि डर देखकर तुरंत हार मान लेना। दूसरा कि दूसरों को देखकर अपनी क्षमता पर शक करना। और तीसरा, बिना सोचे इमोशनल रिएक्शन देना। याद रखिए, बड़ी चुनौती हमेशा बड़ी एक्शन नहीं मांगती, कभी कभी वह सिर्फ एक सही कदम मांगती है। तो आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। अपने लाइफ की एक ऐसी समस्या लिखिए जो आपको कभी बहुत बड़ी लग रही थी, फिर उसके नीचे सिर्फ एक सवाल लिखिए, इस समस्या को हल करने के लिए मैं अगले 24 घंटे में कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ। बस एक कदम, उसे आज ही पूरा कर लीजिए। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब मेरे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो मैं सिचुएशन को देखकर स्ट्रेटजी बनाता हूँ या डर का रिएक्शन देता हूँ। थोड़ा रुककर सोचिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं होती, हमारी पहली प्रतिक्रिया ही हमारी समस्या बन जाती। तो आज के श्लोक से 6 बातें याद रखनी चाहिए। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा।
वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। बड़ी चुनौती के सामने हमारी मेंटल स्टेट महत्वपूर्ण होती है। किसी बड़े टास्क को देखकर पैनिक के बजाय सिचुएशन को समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से गाइडेंस लेना कमजोरी नहीं, पूरी समस्या एक साथ हल करने के बजाय अगले सही कदम पर ध्यान देना। तो आज के श्लोक का वन लाइन मीनिंग है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। इससे हमें लेसन मिलता है कि बड़ी चुनौती सामने आने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया हमारे अगले कदम को प्रभावित करती है। और आज से मैं ये सोचूंगा कि मैं किसी बड़ी समस्या को देखकर तुरंत पैनिक नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले ही एक चीज शुरू हो चुकी थी, मन का युद्ध। और हमारे जीवन में भी यही होता है। एग्जाम शुरू होने से पहले, इंटरव्यू शुरू होने से पहले, बिजनेस शुरू होने से पहले, किसी मुश्किल कन्वर्सेशन से पहले हमारे अंदर एक छोटा सा कुरुक्षेत्र बन जाता है। वहां सबसे पहला सवाल यह नहीं होता कि मेरे सामने कितनी बड़ी समस्या है। सबसे पहला सवाल होना चाहिए, इस समस्या के सामने मैं अपने मन को कैसे संभालूं? क्योंकि परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन उसका सामना किस सोच के साथ करना है, यह आपकी अभी पसंद। कुरुक्षेत्र के बाहर हो या भीतर, जीत की शुरुआत हमेशा उस क्षण से होती है जब इंसान डर को देखकर रुकता नहीं, बल्कि अपने अगले सही कदम को पहचान लेता है। और शायद यही इस श्लोक की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन सीखना शुरू हो चुका था।